एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हदीस है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक तुम मुसलमान ऐसे लोगों से नहीं लड़ोगे जिनकी शक्लें बिल्कुल रेड लाल होंगी, उनके नाक बिल्कुल फ्लैट होंगे, उनकी छोटी छोटी आंखें होंगी और चेहरे बिल्कुल शील्ड्स की तरह फ्लैट होंगे और जिनके जूते बालों से बने होंगे। नाउ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के बाद अपनी वफात तक पूरे अरब को फतह कर लिया था और मुसलमानों की एम्पायर पूरे अरब में फैल चुकी थी, जिसके बाद खिलाफत राशिदा के 30 सालों में अबू बकर, उमर, उस्मान और अली की खिलाफत में मुसलमानों ने पहली बार अरब से निकलकर इंसानों की तारीख की सबसे बड़ी एम्पायर बनाई और पहली बार मुसलमान दुनिया के सुपर पावर बने। लेकिन सिर्फ 30 साल हुकूमत के बाद खिलाफत राशिदा खत्म कर दी गई और खिलाफत एक खानदान बनु उमैया के कंट्रोल में आई, जिन्होंने फिर मुसलमानों की इस एम्पायर पर 90 ईयर्स तक हुकूमत की और इसे राशिदून खिलाफत की इस साइज से बढ़ाकर इतने इलाके तक पहुंचा दिया। उमैया खिलाफत ने इतने बड़े इलाके को तो फतह कर लिया था, लेकिन बनु उमैया की खिलाफत में एक बहुत बड़ा मसला था कि ये खिलाफत सिर्फ और सिर्फ अरबों की थी, जिसमें नॉन अरब लोगों की कोई हैसियत नहीं थी। इस हद तक अरब के इतनी बड़ी एम्पायर के बावजूद अरब हमेशा इस पूरी एम्पायर में बाकी अवाम से बहुत कम मिलते थे और किसी नॉन अरब को अरब से शादी करना इम्पॉसिबल था और बनु उमैया की गवर्नमेंट में सारे पोस्ट सिर्फ अरबों के पास थे। ये उसी तरह था जिस तरह आज यूएई और सऊदी में पाकिस्तानियों और इंडियंस को ट्रीट किया जाता है। इस सब से तंग आकर उमैया खिलाफत के खिलाफ उनके मुल्क के अंदर से ही बगावत हुई और एक और खानदान अब्बासियों ने खिलाफत संभाली, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की औलाद थे। अब अब्बासियों के टाइम पर ही मुसलमानों की ताकत अपनी पीक तक पहुंची, जिसे वेस्ट में इस्लामिक गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है, जब बगदाद अब्बासी खिलाफत का कैपिटल दुनिया की सबसे ताकतवर सिटी थी। अब्बासी खिलाफत ने दुनिया की सुपर पावर होने के साथ साथ एक बहुत ही यूनिक काम किया कि उन्होंने अपने कैपिटल बगदाद के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाई, जिसे हाउस ऑफ विजडम कहा जाता था, और इस लाइब्रेरी को दुनिया की बेहतरीन किताबों, स्टोरीज और पोइट्री से भर दिया, जिसकी वजह से दुनिया के सारे इंटेलेक्चुअल लोग, साइंटिस्ट, पोइट्स, आर्टिस्ट्स सब अपने इलाके छोड़कर यहाँ इस सिटी में जमा होने लगे। अब्बासी खलीफा ने इस हाउस ऑफ विजडम में एक पोर्शन ट्रांसलेशन के लिए बनाया ताकि यहाँ पर लोग बैठकर दुनिया के पुराने अजीम लोगों की राइटिंग्स को अरबी जबान में ट्रांसलेट कर सकें। और जब ये ट्रांसलेशन शुरू हुई तो आहिस्ता आहिस्ता अरबी जबान दुनिया की सबसे ताकतवर जबान बनने लगी, जिस तरह आज इंग्लिश जबान है। अब्बासी खिलाफत ने दुनिया में पहली बार साइंटिस्ट को अपने रिसर्च करने के लिए फंडिंग करना शुरू की, जिसकी वजह से दुनिया में बड़े बड़े मुसलमान साइंटिस्ट सामने आए, जैसे कि बगदाद के इस हाउस ऑफ विजडम का हेड जिसका नाम था अल-ख्वारिज़मी, A man named Al-Khwarizmi जिन्होंने पहली बार दुनिया में अलजबरा इंट्रोड्यूस किया, was one of the greatest mathematicians of all time, a Muslim, worked in the golden age of Islam. जो आज भी दुनिया के साइंस में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। अब्बासी खिलाफत में साइंस के साथ साथ आर्ट्स भी बहुत आगे बढ़ा और इसी दौर में अल्फ लैल व लैल जैसी किताब लिखी, 1001 Nights, जिसमें ऐसी स्टोरीज लिखी गई जिन पर आज तक हॉलीवुड में मूवीज बनाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अलादीन, अली बाबा, They all know about Alibaba. और सिम्बाद वगैरह। इन शॉर्ट मुसलमान दुनिया के सुपर पावर थे और इन्हें चैलेंज करने वाला दुनिया में कोई भी नहीं था। लेकिन जब भी हिस्ट्री में कोई एम्पायर इस लेवल तक पहुंचती है तो उससे आगे सिर्फ एक ही रास्ता होता है, डिक्लाइन। हुआ यूं कि अब्बासियों से पहले उमैया खिलाफत एज वी नो कि सिर्फ अरबों की खिलाफत थी, लेकिन अब्बासी खिलाफत उमैया से बिल्कुल ऑपोजिट थी। मतलब इस खिलाफत के दौर में एम्पायर के हर कोने से लोग गवर्नमेंट में शामिल थे, पर्शियंस, टर्क्स, ग्रीक सब। और एक अब्बासी खलीफा ने तो तुर्कों की एक बहुत पावरफुल फौज भी बनाई, सल्जूक फौज। और ये फौज टाइम गुजरने के साथ साथ इतनी स्ट्रांग हो गई कि इसने अब्बासी खिलाफत को मजबूत करने के बजाय खिलाफत का सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, जिसके बाद खलीफा सिर्फ एक नाम का खलीफा था और मुल्क की सारी ताकत सल्जूक फौज के पास थी। ये ऐसा है जैसे आज किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर सिर्फ नाम का प्राइम मिनिस्टर हो और मुल्क की सारी ताकत किसी और के पास हो। सॉरी, सल्जूक फौज के कंट्रोल के बाद इसी फौज की वजह से आहिस्ता आहिस्ता अब्बासी खिलाफत कमजोर होती गई और उनकी इस इतनी बड़ी एम्पायर में हर तरफ बगावतें स्टार्ट होने लगी, जिससे आखिर ये इतनी बड़ी एम्पायर छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो गई, जिसकी वजह से मुसलमानों के हाथ से पहली बार फलस्तीन छीन लिया गया। इस सब से बहुत साल पहले पहली खिलाफत में जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इन सारे इलाकों को फतह कर रहे थे
तो उन्होंने क्रिश्चियंस की सबसे होली सिटी जेरूसलम को भी फतह कर लिया था। उसके बाद अगले 450 साल तक किसी की भी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो फलस्तीन मुसलमानों से ले सके। लेकिन जब अब्बासी खिलाफत कमजोर हो गई और मुसलमान बहुत छोटे हिस्सों में डिवाइड हो गए, तो इस टाइम का यूरोप के क्रिश्चियंस ने फुल फायदा उठाया और यरूशलेम फलस्तीन को मुसलमानों के हाथ से छुड़ाने के लिए एक बहुत बड़ी जंग स्टार्ट की, द क्रूसेड्स। The mightiest battle between Christianity and Islam. और आखिर 1099 में उन्होंने फलस्तीन और जेरूसलम फतह करने के बाद हजारों मुसलमानों, बच्चे, औरतें, बूढ़ों को शहीद कर दिया और उनके घरों को आग लगा दी। एक किताब में तो ये तक लिखा है कि क्रूसेडर्स ने मुसलमान माओ से उनके बच्चे छीनकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग से नीचे फेंक दिए। मुसलमानों ने इन क्रूसेडर्स से भागकर घरों और मस्जिदों में छुपने की कोशिश की, लेकिन क्रूसेडर्स ने बजाय इसके कि उनको निकाला जाए, क्रूसेडर्स ने उन घरों को बाहर से आग लगा दी, जिससे हजारों मुसलमान जलकर राख हो गए। अगर आप सोचेंगे कि इतना जालिम कोई कैसे हो सकता है, तो आज भी फलस्तीन में यही सब कुछ एग्जैक्टली इसी तरह हो रहा है। क्रिश्चियंस के जुल्म से कुछ ही मुसलमान वहां से बचकर निकले और ये मुसलमान मस्जिद अक्सा से उस पुराने कुरान मजीद को भी अपने साथ लेकर गए जो हजरत उस्मान के दौर में लिखा गया था। इस सब जुल्म के बावजूद दुनिया में मुसलमानों का ऐसा कोई लीडर भी नहीं था जो फलस्तीन को दोबारा फतह कर सके। लेकिन फलस्तीन खोने के सिर्फ 40 साल बाद इराक में एक आम से सोल्जर नजमुद्दीन अयूब के घर में एक बच्चा पैदा हुआ। यूसुफ सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से याद किया जाता है। सलाहुद्दीन अयूबी 25 साल की एज में अपने चाचा के साथ इराक छोड़कर इजिप्ट की तरफ गए और वहां आहिस्ता आहिस्ता बहुत लंबी स्ट्रगल के बाद इजिप्ट के बादशाह सुल्तान बन गए। ये बहुत लंबी कहानी है, इसे फिर करेंगे। अब जब यहाँ इजिप्ट में सलाहुद्दीन अयूबी इजिप्ट के बादशाह बनने की तरफ जा रहे थे, तो इसी दौरान यहाँ से बहुत दूर मंगोलिया में एक छोटे से गांव के एक छोटे से कबीले के सरदार के घर में भी एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था तेमुजिन चंगेज खान। यस, सलाहुद्दीन और चंगेज खान एक ही दौर में जिंदा थे। एक ने मुसलमानों को वापस ग्लोरी की तरफ लेके जाना था और दूसरे ने मुसलमानों को ऐसा तबाह करना था जो इससे पहले किसी ने भी नहीं किया था। फलस्तीन और स्पेशली जेरूसलम को खोने के बाद मुसलमानों का कोई स्ट्रॉन्ग लीडर तो नहीं था, लेकिन इस दौरान सबसे जबरदस्त रोल मुस्लिम स्कॉलर्स उलमा ने प्ले किया था, क्योंकि इससे पहले जो मुसलमान हर वक्त आपस में लड़ते रहते थे और बहुत सारे फिरकों में डिवाइडेड थे, उन्हें कुछ बहुत अजीम स्कॉलर्स ने एक ही गोल पर यूनाइट करना शुरू किया कि किसी भी हाल में फलस्तीन को दोबारा फतह करना है, जिससे अगले कई सालों में मुसलमान किंगडम्स की यंग पॉपुलेशन के दिमाग में ये बात बहुत अच्छी तरह बैठ गई। लेकिन फिर भी मुसलमानों का ऐसा कोई एक लीडर नहीं था जो मुसलमानों को यूनाइट करके क्रिश्चियंस पर हमला कर सके। आखिर सलाहुद्दीन अयूबी ने इजिप्ट का सुल्तान बनने के बाद पहले तो क्रिश्चियंस के एक ग्रुप से डील कर ली कि अगले 10 साल तक बिल्कुल अमन होगा और हम एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, ऑलमोस्ट सुलह हुदैबिया की तरह। इन 10 सालों को यूज करके सलाहुद्दीन अयूबी ने पहले मुसलमानों को यूनाइट करना शुरू किया और फिर आखिर इस सारे इलाके को फतह करने के बाद अब सलाहुद्दीन अयूबी दुनिया के सबसे ताकतवर मुसलमान बादशाह बन चुके थे और दुनिया के सारे मुसलमान फलस्तीन को फतह करने के लिए सलाहुद्दीन अयूबी की तरफ देखने लगे। आखिर सलाहुद्दीन अयूबी ने अपनी फौज लेकर क्रूसेडर्स पर हमला कर दिया और साल 1192 में जेरूसलम को मुकम्मल तौर पर फतह करके सिक्योर कर लिया। 1192 मुसलमानों की तारीख का बहुत इंपॉर्टेंट साल था, क्योंकि इस साल एक तरफ सलाहुद्दीन अयूबी ने इतनी बड़ी फतह हासिल की और दूसरी तरफ शहाबुद्दीन गौरी ने इंडिया पर हमला करके इसे फतह कर लिया और दिल्ली सल्तनत की बुनियाद भी रखी। अब ऑलमोस्ट 100 साल बाद मुसलमान आखिरकार दोबारा थोड़ा स्टेबल होने लगे और मुसलमानों की खोई हुई इज्जत भी उन्हें वापस मिलने लगी। लेकिन अब जब मुसलमानों को थोड़ी कामयाबी मिल चुकी थी, तो इस सबसे 600 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई हदीस के पूरे होने का टाइम आ चुका था। तो इस सबसे बहुत दूर चंगेज खान ने मंगोलिया को यूनाइट कर लिया था और बहुत तेजी से हर तरफ अपनी ताकत बढ़ा रहा था। चंगेज खान का असली नाम तेमुजिन था और उसका बाप मंगोलिया के एक छोटे से कबीले का सरदार था। लेकिन तेमुजिन के बचपन में एक दूसरे कबीले ने उसके बाप को सीक्रेटली जहर देकर मार दिया था, जिसके बाद तेमुजिन और उसका पूरा खानदान बहुत सख्त जिंदगी गुजारता रहा। और कहा जाता है कि एक वक्त में तेमुजिन चाइना में किसी और का गुलाम बनकर भी रहा, लेकिन फिर तेमुजिन ने आखिर वापस मंगोलिया आकर अपने कबीले को यूनाइट किया और आहिस्ता आहिस्ता उसकी ये मंगोल एम्पायर बढ़ने लगी और इतनी बड़ी हो गई कि मंगोलियंस ने तेमुजिन को एक बहुत बड़ा टाइटल दिया, चंगेज खान, जिसका मतलब है सबसे बड़ा बादशाह। खान, ये नाम खान इससे पहले टर्किश जबान में भी यूज किया जाता था, लेकिन चंगेज खान की वजह से ये नाम पूरी दुनिया में हमेशा के लिए फेमस हो गया। मतलब कुछ सर्वेस के मुताबिक
آج دنیا میں 2.5 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کے نام میں خان آتا ہے، جیسے کہ شاہ رخ خان، عامر خان اور آف کورس عمران خان۔ منگولیا کو آج بھی اگر دیکھا جائے تو ایک بہت ہی غریب اور عام سا ملک ہے، اور اس زمانے میں تو اس سے بھی بہت زیادہ کمزور تھا۔ اسی لیے چنگیز خان کے اس ایمپائر کے بننے کے بعد بھی منگولیا کے نیبر چائنا نے اسے سیریسلی نہیں لیا، کیونکہ آنے والے کچھ ہی سالوں میں چنگیز خان نے چائنا کی کیپٹل بیجنگ کو فتح کر لیا، اور پہلی بار لوگوں نے دیکھا کہ چنگیز خان کتنا ظالم ہے۔ اور اس کے ظلم کی کہانیاں تو ہم سب نے سنی ہے کہ وہ لوگوں کے سر کاٹ کر اس کے پیرامڈز بنایا کرتا تھا، لیکن یہ ظلم چنگیز خان کا کوئی شوق نہیں تھا، اس ظلم سے اسے بہت بڑا فائدہ تھا۔ مطلب اس نے اپنی پوری فوج کو 10 آدمیوں کے گروپس میں ڈیوائیڈ کیا، اور پھر 10 سے 100، اور پھر 100 سے 1000، اور 1000 سے 10,000 کے گروپس۔ ناؤ چنگیز خان نے اپنی آرمی کے لیے ایک رول بنایا تھا کہ ہر 10 لوگوں کے گروپ میں اگر ایک بندہ بھی جنگ چھوڑ کر بھاگ جائے گا تو اس کے گروپ کے باقی 9 لوگوں کے سر کاٹ دیے جائیں گے، جس سے چنگیز خان کی آرمی کے سولجرز ایک دوسرے کو جنگ سے بھاگنے ہی نہیں دیتے تھے، اور جو بھی بھاگنے کی کوشش کرتا تھا اسے اس کی آرمی خود ہی مار دیتی تھی۔ اس کے علاوہ چنگیز خان نے جسٹس کا ایک ایسا سسٹم بنایا کہ اگر کوئی بھی اس ایمپائر میں کسی دوسرے کا گھوڑا چوری کرے اور پکڑا جائے، اسے اس ایک گھوڑے کے بدلے 10 گھوڑے واپس کرنے ہوں گے، اور اگر وہ واپس نہ کر سکا تو صرف اسے نہیں، اس کے پورے خاندان، بچے، بیوی، ماں باپ سب کو مار دیا جائے گا۔ اس طرح چنگیز خان کی یہ ظالم ایمپائر بہت تیزی سے پھیلنے لگی، اور آخر مسلمانوں کی ایک ایمپائر خوارزم سے ٹکرا گئی۔ پہلے تو چنگیز خان کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ مسلمانوں سے جنگ کرے، اسی لیے اس نے خوارزم کے بادشاہ کی طرف دوستی کا پیغام لے کر ایک ڈیلیگیشن بھیجا، لیکن خوارزم کے بادشاہ نے ان سارے لوگوں کو گرفتار کر لیا، جس کی وجہ سے انہیں رہا کرنے کے لیے چنگیز خان نے اپنے ایمبیسڈر کو بادشاہ کی طرف بھیجا، لیکن بادشاہ نے اس ایمبیسڈر کا سر کاٹ دیا۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے، ایمبیسڈر یا میسنجر کو قتل کرنا اسلام میں اور دنیا کے ہر قانون میں بہت بڑا جرم ہے۔ جب منگولیا میں چنگیز خان کو اس کا پتہ چلا تو اسے بہت غصہ آیا، اور اب اس کی عزت کا سوال بھی تھا، تو اس نے اپنی سب سے بڑی فوج 1,00,000 کی فوج لے کر خوارزم کی طرف روانہ ہوا، اور یہاں مسلمانوں اور مونگولز کے درمیان اگلے 100 سال کی جنگ شروع ہوئی۔ چنگیز خان نے بہت تیزی سے خوارزم کی اس پوری ایمپائر کو ختم کر دیا، اور ہر سٹی کو فتح کرنے کے بعد وہاں کی ساری پاپولیشن کے سر کاٹ دیے، اور پھر ان کے پیرامڈز بنائے تاکہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے کہ چنگیز خان سے پھڈا لینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ چنگیز خان کے حملے سے پہلے خوارزم ایمپائر، جس میں آج افغانستان، ازبکستان، تاجکستان جیسے علاقے ہیں، ان کی آبادی 2 ملین 20 لاکھ کے قریب تھی، اور چنگیز خان کے حملے کے بعد اب یہاں کی آبادی صرف 2 لاکھ رہ گئی تھی۔ مطلب چنگیز خان نے 18 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا تھا۔ ان علاقوں کو فتح کرنے کے بعد ایک دن چنگیز خان نے سارے مسلمانوں کو ایک مسجد میں جمع کیا، اور پھر خود ممبر پر چڑھا اور سارے مسلمانوں سے کہا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب بنا کر بھیجا گیا۔ اس کے بعد منگولین ایمپائر اور بھی بڑھتی گئی، اور اوپر رشیا کو بھی فتح کر لیا، لیکن اسی دوران منگولیا میں چنگیز خان فوت ہو، اور اپنے بعد اپنے بیٹے اوگودائے کو سب کا بادشاہ بنایا، اور اپنی پوری ایمپائر کو اپنے بیٹوں میں ڈیوائیڈ کر دی۔ لیکن چنگیز خان کے جانے کے بعد بھی منگول ایمپائر ہر طرف پھیلتی گئی، اور آخر بہت سال بعد چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے ایک اور بہت بڑی فوج تیار کی، اور اسے لے کر بغداد عباسی خلافت کے کیپٹل کی طرف بڑھنے لگا، جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے پاورفل سٹی تھی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس وقت کے مسلمان یونائٹ ہو کر منگول سے لڑتے، لیکن اس وقت کے مسلمان اتنے فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو چکے تھے کہ منگول ایمپائر سے لڑنے سے زیادہ وہ ایک دوسرے سے ڈیبیٹس اور مناظروں میں زیادہ انٹرسٹڈ تھے۔ ہلاکو خان نے ہر طرف سے بغداد کو گھیر لیا، اور پھر آخر 1258 بغداد کو مسلمانوں سے چھین لیا اور مسلمانوں کے خلیفہ کو قتل کر دیا، جس کے بعد عباسی خلافت 500 سال تک حکومت کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ختم۔ بغداد فتح کرنے کے بعد ہلاکو خان کی فوج نے اتنا خون بہایا کہ کہا جاتا ہے کہ بغداد میں دریائے فرات کا کلر مسلمانوں کی خون کی وجہ سے کئی دن تک بالکل ریڈ، اور ریڈ کلر کے بعد یوفریٹیز ریور کا کلر بلیک ہو گیا، کیونکہ ہلاکو خان نے بغداد کے ہاؤس آف وزڈم، جو دنیا کی سب سے بڑی لائبریری تھی، اس کے سارے کتاب جلا کر راکھ کر دیے اور انہیں دریا میں پھینک دیا، جس کی وجہ سے دریائے فرات کا کلر کئی مہینے تک بالکل بلیک تھا۔ ہسٹری میں مسلمانوں پر اتنا سخت ٹائم کبھی بھی نہیں آیا کہ صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ اسلام کی سب سے ہولی سائٹس کو بھی خطرہ ہو، کیونکہ عباسی خلافت کو ختم کرنے کے بعد اب منگولوں کے سامنے صرف ایک اور سلطنت تھی، مملوک سلطنت، اور اگر یہ اسے بھی ہرا دیتے
तो मक्का और मदीना का कंट्रोल भी मंगोल्स के पास चला जाता तो वो 100% मक्का में काबा को गिरा देते। बट ऐसा नहीं हुआ। जब मंगोल्स बगदाद फतह करके आगे बढ़े तो ये देखकर इजिप्ट के ममलूक सुल्तान ने अपने जनरल बेबर्स के साथ मंगोलों से लड़ने का फैसला किया। सुल्तान को सबने समझाने की कोशिश की कि मंगोलों से लड़ना इम्पॉसिबल काम है, क्योंकि उस जमाने के लोगों और कुछ बड़े बड़े स्कॉलर्स ने भी ये कह दिया था कि ये मंगोल ही असल में याजूज माजूज है और बस इसके कुछ ही अरसे बाद कयामत आने वाली, तो इनसे जीतना नामुमकिन है। लेकिन फिर भी सुल्तान और उसका जनरल बेबर्स मंगोलों के खिलाफ एक फौज जमा करने लगे। अब इसी दौरान मंगोलिया में हलाकू खान का भाई, जो उस वक्त पूरे मंगोल एम्पायर का बादशाह था, मार दिया गया। तो हलाकू खान मजबूरन अपनी बड़ी फौज लेकर वहां से वापस चला गया और एक छोटी फौज को यहाँ पर छोड़ा। और आखिर फलस्तीन में एन जालूत के मकाम पर मंगोल्स और मुसलमानों की फौज आमने सामने हुई। ये एन जालूत इलाका फलस्तीन में है और इसे एन जालूत इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहूदियों के मुताबिक ये वही एग्जैक्ट जगह है जहाँ पर इससे हजारों साल पहले दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक बहुत बड़े वॉरियर जालूत को हराया था। और अगेन अब हजारों साल बाद यहाँ एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ कि कमजोर मुसलमानों ने पहली बार द ग्रेट मंगोल एम्पायर को बहुत बुरी तरह हरा दिया और मंगोल एम्पायर की एक्सपेंशन को हमेशा के लिए रोक दिया। मतलब ये जंग हारने के बाद मंगोल एम्पायर कभी भी इससे आगे नहीं बढ़ी। ये थी मंगोल्स और मुसलमानों की जंग, जिसका इससे बहुत साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था, जो आखिर एन जालूत की जंग के साथ खत्म हो गई। लेकिन फिर भी मुस्लिम दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर मंगोल्स का कंट्रोल था और उन्हें दुनिया में कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता यही मंगोल यहाँ के रिलीजन इस्लाम को स्टडी करने लगे और आखिर इतना इम्प्रेस हुए कि सारा मंगोल खानदान जो इन इलाकों में आबाद था मुसलमान हो गया और ये सारे इलाके दोबारा इस्लाम के कंट्रोल में आए। अगर आप चंगेज खान की औलाद के सारे नाम देखें तो पहले इन सारों के नाम बिल्कुल मंगोल नाम, जैसे कि ओगोदाय, जोची, हलागू। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनके नाम मंगोल से मुसलमान नाम होने लगे, जैसे कि मोहम्मद, तैमूर, यूनुस और बाबर। क्योंकि इंडिया पर बहुत साल हुकूमत करने वाली मुगल एम्पायर इसी चंगेज खान की औलाद में से थी। हजरत उमर और चंगेज खान में एक बात कॉमन है कि इन्होंने अपने जमाने की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर एम्पायर्स बनाए थे। लेकिन इन दोनों एम्पायर्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आज चंगेज खान को सिर्फ एक जालिम के तौर पर याद किया जाता है, लेकिन हजरत उमर को पूरी दुनिया एक ग्रेट लीडर मानती है। सब्सक्राइब।